नमस्कार, ज्ञान विज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम में विज्ञान सब्जेक्ट के प्रकरण नंबर 2 की जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने अम्ल, क्षार और लवण के सामान्य गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा किया। यहाँ पर हम उसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियो आप सरलता से देख सकें। तो देखिए, हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में समझाइए। तो देखिए, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो देखिए, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं और हाइड्रोनियम आयन की उच्च सांद्रता उत्पन्न करते हो उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रबल अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत ही आसानी से H+ आयन मुक्त कर देते हैं। अब देखिए मेरे को, ये जो H+ आयन है ये बहुत ही अस्थिर होता है। ये क्या करेगा कि पानी के साथ तुरंत ही प्रक्रिया कर देगा और एक स्थायी हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है, जिसे हम कहते हैं H3O+। मतलब कि जो पदार्थ जितनी आसानी से H+ आयन मुक्त करके H3O+ आयन बनाएगा वो उतना प्रबल अम्ल माना जाता है। तो उदाहरण के रूप में प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे कि हम बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम H2SO4 कहते हैं, उसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल मतलब जिसे हम लोग HNO3 कहते हैं। ये जो एसिड्स है, ये अम्ल जो होते हैं ये बहुत ही आसानी से H+ आयन मुक्त कर देते हैं, इसलिए इनकी प्रबलता बहुत ही अधिक होती है। उसी प्रकार से दुर्बल अम्ल की बात करें तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं और हाइड्रोजन आयन की निम्न सांद्रता उत्पन्न करते हो उसे हम निर्बल या फिर दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब देखिए मित्रों, ये जो दुर्बल अम्ल होते हैं ना, ये H+ आयन बहुत ही आसानी से मुक्त नहीं कर पाते। अब H+ आयन बहुत ही कम मुक्त कर पाते हैं ये, तो इसके वजह से H3O+ आयन भी बहुत ही कम बनते हैं और कम H3O+ आयन बनने की वजह से ये अम्ल दुर्बल अम्ल माने जाते हैं। देखिए, इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण है एसिडिक अम्ल जिसका सूत्र है CH3COOH। उसी प्रकार से अगला है कार्बोनिक अम्ल जिसका सूत्र है H2CO3। उसी प्रकार से फॉर्मिक अम्ल HCOOH। उसी प्रकार से ऑक्जेलिक अम्ल और उसी प्रकार से सल्फ्यूरस अम्ल होते हैं। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है कि प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रबल क्षारक हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए, वे भस्म अर्थात कि क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हो तो उसे हम लोग कहते हैं प्रबल क्षारक। मतलब कि देखिए मित्रों, कोई भी पदार्थ है उसके क्षारीय गुणधर्म के लिए जवाबदार कारक होता है OH- आयन, और जो पदार्थ जितना अधिक प्रमाण में OH- आयन उत्पन्न करेगा जलीय विलयन में वो उतना प्रबल क्षारीय माना जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण की बात करूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र है NaOH। उसी प्रकार से बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र है KOH। ये बहुत ही प्रबल क्षारक है। उसी प्रकार से दुर्बल क्षारक की बातें करते हैं तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनीकृत होकर हाइड्रोक्सी आयन की निम्न सांद्रता उत्पन्न करते हो उन्हें हम दुर्बल क्षार कहते हैं। देखिए मित्रों, मतलब कि ये पदार्थ जो होते हैं वो पानी में आयनीकृत तो हो जाते हैं पर बहुत ही कम मात्रा में OH- आयन उत्पन्न कर पाते हैं। अब कम मात्रा में OH- आयन उत्पन्न हो रहा है, इसकी वजह से इन्हें हम दुर्बल क्षारक कहेंगे, क्योंकि OH- आयन ही है जो किसी भी पदार्थ के क्षारीय गुणधर्म के लिए जवाबदार होता है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NH4OH। उसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है CaOH2। उसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है MgOH2। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है कि pH स्केल। तो सबसे पहले समझते हैं कि pH स्केल की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है। देखिए मित्रों, तो हमको अगर किसी भी पदार्थ कोई भी पदार्थ प्रकृति में अम्ल है या फिर क्षारीय है उसका पता लगाना है तो उसके लिए हमारे पास सूचक आए हुए हैं। सूचक की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारीय गुणधर्म का प्रकृति का है। परंतु कोई पदार्थ कितना प्रबल अम्ल है, कितना निर्बल अम्ल है, उनकी प्रबलता हम लोग सूचक की सहायता से प्राप्त कर सकते नहीं कि कौन सा पदार्थ अधिक प्रबल है, कौन सा पदार्थ कम प्रबल है, कितना प्रबल है, कौन सा अम्ल है, कितना अधिक अम्ल है। उसकी अम्लीयता का आधार हम लोग सूचक की सहायता से पता कर सकते नहीं है। सूचक केवल हमें यही बताएगा कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है, पर कितना प्रबल अम्ल है वो सूचक बता सकता नहीं है।
तो उसे ज्ञात करने के लिए एसपीएल सोरेनसन ने एक स्केल विकसित किया जिसका नाम दिया गया पीएच स्केल। तो देखिए, तो किसी भी पदार्थ में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया और उस स्केल को पीएच स्केल नाम दिया गया। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने की बात की रही है, मतलब कि H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने की बात की जा रही है। अब देखिए मित्रों, जो पदार्थ जितना अधिक H+ आयन देगा उसका पीएच उतना अधिक माना जाएगा और उसकी अम्लीय गुणधर्म भी उतना अधिक माना जाएगा। तो देखिए कि इसमें जो पीएच में जो पी है, पी का मतलब होता है पुषांश, मतलब कि पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है शक्ति, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन की जो उसकी शक्ति होती है उसे हम लोग कहते हैं पीएच। इसकी व्याख्या कुछ गणितीय रूप में इस प्रकार से की जा सकती है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम पीएच कहलाता है। जैसे कि पीएच इज इक्वल टू माइनस log 10⁻H+ की सांद्रता। अब देखिए मित्रों, ये जो H+ है ये तो बहुत ही अस्थायी होता है, तुरंत ही ये पानी के साथ अभिक्रिया करके H3O+ आयन उत्पन्न करता है। तो अब देखिए, ये जो H3O+ आयन है ये स्थायी, मतलब कि स्थायी है, तो इसलिए हम लोग इसे ऋण लोगेरिथम पर हम इसे H3O+ की सांद्रता भी कह सकते हैं। अब इतना याद रखिएगा मित्रों कि जिस पदार्थ की H3O+ की सांद्रता जितना अधिक, उसका पीएच का मान उतना ही कम होता है। मतलब कि जैसे जैसे H3O+ की मान बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे ही पीएच का मान घटता जाता है। अब हमें पता है कि देखिए, H3O+ का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी अम्लीय गुणधर्म बढ़ेगा और उसका क्षारीय गुणधर्म घटेगा, और जैसे जैसे H3O+ का मान घटेगा उसका क्षारीय गुणधर्म, अम्लीय गुणधर्म भी घटेगा। उसी प्रकार से देखिए, ये जो H3O+ का मान है वो पीएच के उल्टे क्रम में चलता है, मतलब कि जैसे जैसे H3O+ का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे पीएच का मान कम होता जाता है। इसका मतलब क्या कि जैसे कि मैं बात करूं तो कोई पदार्थ 5 पीएच वाला है और कोई पदार्थ 4 पीएच वाला है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 पीएच वाला पदार्थ है वो 5 पीएच वाले पदार्थ से अधिक अम्लीय है। क्यों अधिक अम्लीय है? क्योंकि 4 पीएच वाले पदार्थ के पास H3O+ की सांद्रता अधिक है। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे H3O+ की सांद्रता बढ़ते जा रही है वैसे वैसे पीएच का मान घटते जा रहा है, मतलब कि H3O+ की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो पीएच का मान क्या होगा? घटेगा। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के व्यस्त क्रम में चलते हैं। उसी प्रकार से पीएच स्केल जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए मित्रों, जो पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 तक में ज्ञात किया जाता है। अब याद रखिएगा कि 0 या 0 से अधिक और 7 से कम हो वो पदार्थ अम्लीय विलयन माना जाता है, मतलब कि जिस विलयन का पीएच 0 से अधिक हो और 7 से कम हो उसे हम लोग अम्लीय विलयन मानते हैं। उसी प्रकार से जिस विलयन का पीएच 7 हो उसे उदासीन विलयन माना जाता है, और जिस विलयन का पीएच 7 से अधिक हो और 14 तक हो तो उसे हम लोग क्षारीय विलयन मानते हैं। अब जिस विलयन में पीएच 7 जितना कम है अम्ल उतना ही प्रबल होगा। अब पीएच में 7 से जितना अधिक होगा क्षारक उतना ही प्रबल होगा। इसे हम लोग समझने के लिए हम ये आकृति देखते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे H+ की सांद्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पदार्थ की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, और जैसे जैसे H+ की सांद्रता घटती जाएगी, मतलब कि OH- की सांद्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी पदार्थ की क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। तो देखिए यहाँ पर अम्ल की, देखिए यहाँ पर अम्ल की H+ की सांद्रता मैक्सिमम है और उस कंडीशन में pH होता है 0, मतलब कि 0 के pH पर H+ की सांद्रता मैक्सिमम मानी जाती है। और जैसे जैसे आप देखिए pH का मान बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे H+ की सांद्रता घटते जा रही है, मतलब कि मतलब H+ की सांद्रता का घटना मतलब कि अम्लीयता का प्रकृति भी घटेगी, मतलब कि जैसे जैसे H+ की सांद्रता घटेगी वैसे वैसे उसकी अम्लीय प्रकृति घटेगी और क्षारीय की प्रकृति बढ़ती जाती है। तो देखिए, तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा दे सकते हैं कि देखिए H+ का मान जैसे कम होता जाता है pH का मान वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। देखिए जहाँ पर H+ का मान ज़्यादा है वहाँ पर pH का मान 0, और जैसे जैसे H+ का मान कम होते जा रहा है वैसे वैसे देखिए pH का मान बढ़ते जा रहा है, और अंत में आप देखिए 14 pH हो जाता है। और 14 pH पे OH- की सांद्रता अधिक होती है, और OH- मतलब कि वहाँ पर क्षारीय गुणधर्म अधिक माना जाता है। अब देखिए मित्रों, हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है
कि दैनिक जीवन में हमें पीएच के महत्व को बताना है। तो देखिए, तो हम दैनिक जीवन में पीएच एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके महत्वपूर्ण बातों पर यहाँ पर कुछ प्रकाश डाला गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन तंत्र में पीएच का महत्व की। तो याद रखिएगा मित्रों कि जो हमारा पेट होता है, हमारे पेट के अंदर हमें पता है, देखिए हमारा जो अमाशय है, अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब देखिए मित्रों, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, इसकी पीएच होती है 1 जितनी, मतलब कि बहुत ही कम इनकी पीएच होती है। अब इतने कम पीएच पर भी वो काम करता रहता है। अब देखिए, इससे पेट में कोई नुकसान नहीं होता। देखिए, जब ये पीएच का मान 1 होता है तो उस कंडीशन में पेट में कोई नुकसान होता नहीं है। परंतु हम कोई अपच हो जाए, जिसके वजह से क्या होता है, देखिए जब हमारे जठर में अपच हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अधिक प्रमाण में अम्ल का स्त्राव होगा। अब देखिए, अब पदार्थ पे अधिक प्रमाण में अम्ल गिर रहा है, जिसके वजह से वहाँ की अम्लीय प्रकृति ज़्यादा बढ़ जाती है और पीएच का मान कम हो जाता है। और बढ़े हुए अम्ल के जो ये प्रभाव है, देखिए ये जो यहाँ पे अम्ल का प्रभाव बढ़ रहा है उसे कहते हैं एसिडिटी। अब देखिए मित्रों, ये एसिडिटी को कम करने के लिए हम बाहर से कुछ पदार्थ लेते हैं। पदार्थ में कैसा लेंगे, हम लोग बाहर से कुछ बेसिक पदार्थ, मतलब कि क्षारकीय पदार्थ लेंगे, जो क्या करेगा कि ये जो आंत का पीएच घट चुका है उसे बढ़ाने में, मतलब कि उसे न्यूट्रल करने में मदद करेगा। इसके वजह से देखिए हम बाहर से कुछ पदार्थ लेते हैं जिसका नाम है भस्म। कुछ बाहर से हम भस्म लेंगे और उन भस्मों का नाम है एंटासिड्स। अब देखिए, हम मार्केट्स में बहुत सारे एंटासिड्स का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार से, जैसे कि एक हम बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये उसके कुछ उदाहरण है। अब देखिए, ये जो आकृति है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की है, जो ऐसा कुछ नज़र आता है। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है कि दांतों में शयन में भी पीएच का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, दांतों में शयन में पीएच किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा। तो देखिए, हमें पता है कि देखिए जो हमारा दांत होता है उसका पीएच होता है 6.5 के करीब। परंतु क्या होता है कि कभी कभी हम जब भोजन करते हैं तो भोजन के कण जो है वो हमारे दांतों में इस तरह से फंस जाते हैं। अब देखिए मित्रों, अब भोजन के कण दांतों में फंस जाने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे रहे हुए जो सूक्ष्म जीव है, जैसे कि बैक्टीरिया है या फिर वायरसेस है, वो भोजन के सूक्ष्म कण पर प्रक्रिया करेंगे और अधिक प्रमाण में एसिड उत्पन्न करते हैं। अब देखिए मित्रों, एसिड उत्पन्न होने से क्या होगा कि पीएच 5.5 से कम हो जाता है। अब देखिए, पीएच का मान कम होगा तो क्या होगा कि ये जो दांत है उसका क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीएच का मान कम हो गया है, इसकी वजह से ये जो दांत है उसका क्षय होना स्टार्ट हो चुका है। अब ऐसे क्षयन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये क्षयन को रोकने के लिए हमें कोलगेट, मतलब कि टूथपेस्ट से दांत की हमेशा सफाई करती रहनी चाहिए, जिससे हम लोग दंत क्षय का नियंत्रण कर सकते हैं। उसी प्रकार से अम्ल वर्षा, तो देखिए अम्ल वर्षा भी पीएच पे बहुत महत्वपूर्ण असर डालता है। तो देखिए, जो वर्षा का जल है उसे हम शुद्ध मानते हैं, परंतु प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण आजकल का जो जल का पीएच है वो कम होने लगी है और ये कम होती हुई पीएच को हम लोग अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। यह वर्षा जल खेतों से लेकर मिट्टी तक को भी प्रभावित करता है और इससे फसल, जीव और पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। अब इसको हमें नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि प्रदूषकों की संख्या कम कर देनी चाहिए। देखिए, हम लोग इसको समझते हैं एक आकृति द्वारा। देखिए, जैसे कि हम बात करें, ये जो वाहनों के धुएँ हैं, फैक्ट्री के धुएँ हैं, इन वाहनों के और फैक्ट्रीज के धुएँ में मुख्य रूप से 2 गैसें होती है। एक तो होती है CO2 और दूसरी होती है SO2। अब ये जो 2 गैसें हैं वो क्या करती है कि ये फैक्ट्री या वाहन में से निकलकर वातावरण में जाती है। वातावरण में जाने के बाद वो क्या करेगी कि देखिए, हवा में जो बादल होते हैं बादल के साथ अभिक्रिया करेगी और बादल के साथ मिलकर देखिए CO2 जो है, अब बादल में होता है पानी, अब ये पानी के साथ अभिक्रिया कर H2CO3 बना देता है। अब देखिए H2CO3 तो अम्ल है, इसके वजह से ये अम्ल के रूप में पृथ्वी पर पड़ता है और इसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। उसी प्रकार से जो SO2 है, SO2 भी इसी की तरह काम करेगा। ये देखिए SO2 जो है वो H2O के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 बना देता है, जो एक प्रबल अम्ल है और ये अम्ल वर्षा के रूप में ज़मीन पर पड़ते हैं और यह जो अम्ल है ये हमारे पृथ्वी को बहुत अधिक नुकसान करते
है। जैसे कि बात करें तो ये इनका मुख्य रूप से असर जलीय सृष्टि पर होता है। देखिए यहाँ से इनके वजह से जलीय सृष्टि का बहुत अधिक नुकसान होता है। उसी प्रकार से भूमि की पीएच घट जाती है और पेड़ पौधों को नुकसान होता है। उसी प्रकार से जो इमारतें हैं उनको भी बहुत ही अधिक नुकसान पहुँचता है। याद रखिएगा मित्रों कि जो ताजमहल है वो उसका रंग भी इसी अम्लीय वर्षा की वजह से थोड़ा सा पीला पड़ चुका था, जिससे हम लोग आज समारकाम चालू है। तो इसीलिए हमें अम्लीय वर्षा का नियंत्रण करना चाहिए। और अम्लीय वर्षा को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसका जो सोर्स है उसी को हम लोग दूर कर सकते हैं। जैसे कि ये जो अम्लीय वर्षा का सोर्स क्या है, CO2 और SO2। और CO2 और SO2 कहाँ से आते हैं, तो हमें पता है वाहनों के धुएं में से आएंगे या तो फैक्ट्री के धुएं में से CO2 और SO2 आएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो CO2 और SO2 है उसका कम से कम निकास हो वैसा प्रयास करना चाहिए, जिससे एसिड वर्षा का जैसी घटना को हम लोग टाल सकें। उसी प्रकार से कीटों का डंक की बात करें तो देखिए मधुमक्खी, चींटी और कीड़े मकोड़े के डंक जो होते हैं, डंक के पश्चात उसमें से अम्ल स्रावित होता है जो हमारे त्वचा के संपर्क में आता है और उनके डंक के कारण हमें थोड़ा सा वहाँ पर दर्द होता है। देखिए जो मधुमक्खी है ना, वो जब काटती है तो उस समय मैलिक एसिड का स्राव होता है, जिससे हमारे त्वचा के संपर्क में मैलिक एसिड आता है और हमें जलन होती है और दर्द होता है। उसी प्रकार से ये जो चींटी है, चींटी जब हमें काटती है तो उस कंडीशन में फॉर्मिक एसिड का स्राव होता है। अब देखिए यहाँ पर एसिड का स्राव हो रहा है, इसके वजह से हमें जलन हो रहा है या फिर हम लोगों को वहाँ पर खुजली हो रही है या फिर जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो इसे हम दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ये अम्ल के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब अम्ल का प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, तो क्षारण प्रतिरोधी कुछ पदार्थ लेंगे। तो क्षारण प्रतिरोधी कुछ पदार्थ में यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि NaSCO3 मतलब कि खाने का सोडा भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी प्रयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार से अगला है कि मृदा पर pH की असर। देखिए तो मित्रों याद रखिएगा कि ये जो मृदा है, मृदा के pH का मान मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन पर आधार रखता है। देखिए जो भी pH होगा उसके आधार पर ही हम लोग फसल का चयन करते हैं। कुछ फसल ऐसे होते हैं जिन्हें क्षारीय pH पसंद है, कुछ फसल ऐसे होते हैं जिन्हें अम्लीय pH पसंद होती है। तो फसल के आधार पर हम लोग उसके pH का चयन किया जाता है। परंतु मित्रों याद रखिएगा कि यदि कोई मिट्टी आवश्यकता से अधिक अम्लीय हो जाए तो उस अम्लीयता को कम करने के लिए हम लोग बाहर से डोलामाइट डालते हैं। डोलामाइट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट आप उसके अंदर डाल सकते हैं, जो अम्लीयता को न्यूट्रलाइज मतलब कि कम कर देता है। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है कि प्रकृति हमें उदासीनीकरण का एक विकल्प देती है। तो किस प्रकार से हमें प्रकृति उदासीनीकरण का एक विकल्प देती है उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो देखिए मित्रों, तो देखिए प्रकृति किस प्रकार से हमें उदासीनीकरण का विकल्प देती है। तो देखिए जो एक नेटल है वो एक शाकीय पादप होता है जो जंगलों में उपजता है। अब इनके पत्तों पे देखिए, ये जो नेटल है ना, इनके पत्तों पर डंकनुमा बहुत छोटे छोटे रोम आए होते हैं, बाल जैसे एक रोम आए होते हैं और इन बालों से मेथेनोइक अम्ल का स्त्राव होता है। अब देखिए हमारे त्वचा के ऊपर मेथेनोइक अम्ल का स्त्राव होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें दर्द होगा और वहाँ पर जलन होगा जिस भाग में मेथेनोइक अम्ल का स्त्राव हो रहा है। तो इनके डंक का इलाज भी इन्हीं के पास होता है। देखिए ये जो जहाँ पर ये जो नेटल होता है, नेटल के बाजू में ही एक और पौधा होता है जिसे हम लोग डॉक कहते हैं। जैसे कि आप आकृति में देखिए ये जो है ये नेटल है और उसी के बाजू में दूसरा पौधा है डॉक। अब देखिए ये जो डॉक होते हैं ना वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ये जो मेथेनोइक अम्ल है उसके स्त्राव को वो लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब कि उदासीन कर देते हैं, जिससे हमारा जो चमड़ी है उसको दर्द कम होता है और उसका इलाज भी किया जा सकता है। तो इसका पारंपरिक इलाज क्या है कि हम डॉक के पौधे की पत्ती को इस पर रगड़ दें, इससे क्या होगा कि उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अतः और यह पौधा हमें याद रखना है कि हमेशा जो नेटल होता है नेटल के पास ही यह डॉक भी उग जाता है। तो इस प्रकार से प्रकृति हमें उदासीनीकरण का एक प्रकार की विकल्प देती है। उसी प्रकार से अगला सवाल है हम लोगों का लवण के बारे में। तो लवण किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए मित्रों, तो किसी भी पदार्थ की अम्ल और क्षार के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम लोग कहते हैं लवण। मतलब कि जब भी अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होगी तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। और उसके उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक परिणाम स्वरूप हमें पता है क्या हमें मिलता है, लवण मिलता है और दूसरा मिलता है जल। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि देखिए
यहाँ पर NH3 है उसे अमोनिया कहते हैं जो है क्षारीय प्रभाव का, और यहाँ पर HCl है जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं जो है अम्लीय प्रभाव का। अब देखिए क्षार और अम्ल के बीच में अभिक्रिया होकर यहाँ पर एक लवण बन रहा है जिसका नाम है NH4Cl और दूसरा बन रहा है पानी। तो देखिए NH4Cl जो है वो लवण बन रहा है जो हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से जलीय विलयन में अम्ल और क्षार के उदासीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि NaOH है वो HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा NaCl और H2O बना के देगा। उसी प्रकार से हम बात करें कि लवण को जल में घोलने पर वो अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। अब धन आयनों को भास्मिक मूलक कहा जाता है और ऋण आयनों को अम्लीय मूलक कहा जाता है। तो देखिए जैसे कि हम बात करें यहाँ पर NaCl की, तो NaCl को हम लोग जब जलीय विलयन में घुलते हैं तो उस समय दो आयनों में टूट जाता है। देखिए एक तो होता है Na+ और दूसरा होता है Cl-। तो देखिए यहाँ पर जो Na+ है मतलब कि धन आयन है उसे कहा जाता है क्षारीय प्रकृति वाला, मतलब कि क्षारीय भास्मिक मूलक इसे कहा जाता है। उसी प्रकार से जो ये Cl- है, देखिए ये ऋण है इसलिए इसे हम लोग अम्लीय मूलक मानते हैं। उसी प्रकार से लवणों के pH के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए जो प्रबल अम्ल और क्षारक से बने लवणों के जलीय विलयन होते हैं वो हमेशा उदासीन होते हैं। देखिए यहाँ पर अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है, दोनों प्रबल है। इसके वजह से दोनों समान गुणधर्म वाले हैं और अधिक प्रबल है। इसके वजह से इनकी प्रबलता की वजह से जो ये pH का मान है वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो उन्हें उदासीन pH कहा जाता है जिसका मान है 7। अब इसका उदाहरण है कुछ जैसे कि ये KCl, उसी प्रकार से NaCl, Na2SO4 आदि इसके उदासीन विलयन के उदाहरण है। जैसे कि मैं बात करूँ KCl की, तो देखिए KCl किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों के बीच में अभिक्रिया होने से क्या बनेगा, KCl बनेगा और H2O बनेगा। अब देखिए ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी प्रबल अम्ल है और HCl भी प्रबल अम्ल है, इसलिए प्रबल के बीच में जब अभिक्रिया होगा तो इससे जो लवण बनता है वो प्रकृति में होता है उदासीन। उसी प्रकार से हम बात करें तो जो प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है ये दोनों के बीच में जब रासायनिक अभिक्रियाएं होगी तो जो विलयन बनेगा वो विलयन बनेगा अम्लीय। जैसे कि हम बात करें तो इसका उदाहरण है NH4Cl, उसी प्रकार से CuSO4, उसी प्रकार से AlCl3। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ये CuSO4 किस प्रकार से बना होगा, तो देखिए H2SO4 और उसी प्रकार से CuCO3 ये दोनों के बीच में अभी जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इनके बीच में अभिक्रिया होने से क्या बनेगा, हमारा CuSO4 बनता है। इसके वजह से हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है। इसके वजह से क्या होता है कि ये जो पदार्थ है इसे हम जो ये क्षार बन रहा है वो प्रकृति में होगा अम्लीय। देखिए प्रबल अम्ल है इसलिए ये प्रकृति में होगा अम्ल, अगर प्रबल क्षारक होता तो प्रकृति में होता क्षारीय। तो देखिए उसी प्रकार से इसका दूसरा भी हम देख सकते हैं कि देखिए जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने हुए जो लवण होते हैं वो विलयन में होते हैं क्षारीय, तथा क्षारीय विलयन का जो pH का मान होता है वो होता है 7। अब देखिए जैसे कि बात करें कि इसके कुछ उदाहरण है Na2CO3, उसी प्रकार से NaSCO3, उसी प्रकार से CH3COONA, उसी प्रकार से NaCl, ये सब अम्लीय क्षार के उदाहरण हैं। क्यों अम्लीय क्षार के उदाहरण हैं, क्योंकि ये जो क्षारक है वो कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं, तो इसलिए यह क्षारक के सारे अम्लीय क्षारक के उदाहरण है। उसी प्रकार से जो ये किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं बात करूँ तो ये जो मेरा Na2CO3 है तो Na2CO3 किससे मिलके बना होगा, तो देखिए NaOH और H2CO3 ये दो पदार्थों के बीच में अभिक्रियाएं होती है तो बनता है Na2CO3। तो देखिए यहाँ पर जो Na2CO3 है वो देखिए यहाँ पर जो H2CO3 है वो दुर्बल अम्ल है और NaOH प्रबल क्षारक है, इसलिए इसका जो गुणधर्म होगा कैसा होगा, प्रबल क्षारक के गुणधर्म होगा। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।